प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कॉर्नर मीटिंग्स हुई, ना जलसे जुलूस, नारे लगे, ना पोस्टर्स लगाए गए। पार्टियों के साथ साथ वोटर्स ने भी आज लग ऐसे रहा था कि कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई। आज के ज़िमनी इंतखाबात में मुल्क में 21 हलकों का ज़िमनी इलेक्शन भी हो गया। ज़िमनी इलेक्शन हुकूमती मकबूलियत में कमी बेशी का हिसाब लगाने का एक पैमाना समझा जाता है, लेकिन मकबूलियत बढ़ी या कम हुई किसी को जानने की ज़रूरत ही शायद बाकी नहीं रही। और वैसे भी 2.25 महीने की हुकूमत की कारकर्दगी पर कैसे किसी हुकूमत को जांचा जा सकता है। इसे इंतज़ामिया या एम्पायर्स पर अदम एतमाद कहें या हुकूमती जमात का इंतज़ामिया पर भरपूर एतमाद। ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन वाली कोई बात तो नज़र नहीं आई। कौमी असम्बली की 5 जबकि सूबाई असम्बली की 16 सीटों पर आज ज़िमनी इंतखाब हुआ। अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी इब्तदाई नताइज में पंजाब की बेशतर सीट्स पर नून लीग आगे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात की तरह आज के ज़िमनी इलेक्शन में भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर शिकवे और शिकायतों के ढेर लगा दिए। सुबह जब आज पोलिंग शुरू हुई तो इत्तलात आई कि कहीं उम्मीदवार और कारकुनान आपस में लड़ते भी नज़र आए। कुछ जगहों पर पोलिंग रोकना पड़ी। नारोवाल में पे तो PP 54 में एक सियासी कारकुन अपनी जान से हाथ भी धो बैठा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल इसका इल्ज़ाम तो PTI पर लगा रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की शिकायत है कि पंजाब पुलिस जो है वो बिला वजह हमारे लोगों, हमारे रहनुमाओं, कारकुनान को गिरफ्तार कर रही है। एक तरफ अभी तक PTI अपने मैंडेट की चोरी को लेकर डटी हुई है और कह रहे हैं कि जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं करेंगे वो तो इस हुकूमत को तस्लीम करने को भी तैयार नहीं है, ना ही बातचीत करने पर तैयार हैं। इसके साथ साथ कप्तान की जो पार्टी है उसको अंदरूनी इख्तलाफात के चैलेंजेस का सामना है, जिससे ये तासुर मजबूत हो रहा है कि अगर पार्टी रहनुमाओं के डिफरेंसेस जो हैं वो ये सेटल्ड नहीं हुए तो एहतजाजी तहरीक नाकाम भी हो सकती है। अब तहरीक इंसाफ के जो अपने लोग हैं उन्हें भी खदशा उनको लगना शुरू हो गया है, खदशात पैदा होना शुरू हो गए हैं और पार्टी में डिस्कशन हो रही है कि तहरीक शुरू तो कर ली है, लेकिन जो नतीजा लग रहा है वो उन्हें लग रहा है कि तहरीक कामयाब नहीं होगी। आज के इंतखाबात को तहरीक इंसाफ जो है वो भी फॉर्म 45 और 47, ये तो अब कल की बात है कि अब कल पता चलेगा फॉर्म 45, 47 की क्या कहानी इन ज़िमनी इंतखाबात को लेकर सामने आती है। लेकिन तहरीक इंसाफ का इस पर क्या मौक़िफ़ है? तहरीक इंसाफ क्या 8 फरवरी की तरह इन्हें भी कबूल नहीं करेगी? क्योंकि अब तक के नताइज के मुताबिक तो नून लीग आगे नज़र आ रही है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भज्जर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। मलिक साहब, आज जो जिन सीट्स पर हमें नून लीग आगे नज़र आ रही है उनमें से बेशतर सीट्स ऐसी हैं जो ज़ाहिर है नून लीग ने जो जीती और वो छोड़ी। उस वक्त तो आप लोगों का ये शोर था, तहरीक इंसाफ का शोर था कि फॉर्म 45 से हम जीते, 47 पे हमें हरा दिया गया। लेकिन अभी तो 47 भी सामने नहीं आया, लेकिन अभी तो फॉर्म 45 के मुताबिक जो पोलिंग स्टेशन से आ रहे हैं उन्हीं के मुताबिक जो है नून लीग वो आगे नज़र आ रही है। क्या वजह है? आप लोगों का वोटर नाराज़ हो गया है, मायूस हो गया है? क्या आज निकला ही नहीं PTI का वोटर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है जी कि जो आज सुबह पोलिंग शुरू हुआ है जिस वक्त, उस वक्त मैं लाहौर में 158 जो PP है उसके पोलिंग स्टेशंस पे मैं गया। 87, 86 तो वहाँ पे एक धांधली का नया पता चला कि वहाँ पे इन्होंने फॉर्म 45 इशू ही नहीं किया। वहाँ की जो RO थी अनम, मैंने उनको टेलीफोन किया तो उन्होंने कहा हम इसको मैनेज करते हैं, बट वो नहीं हुआ। आज इन्होंने धांधली के तमाम तर जितनी भी पुराने रिकॉर्ड थे वो इन्होंने तोड़ दिए। उसकी वजह यह है कि जहाँ पे हमारे पोलिंग स्टेशन, हमारे पोलिंग एजेंट थे उनको बाहर निकाल दिया और 1 घंटा पहले इन्होंने पोलिंग बंद कर दी है। और उसमें मैं उस वक्त वजीराबाद मौजूद था, अहमद चट्टा साहब के हल्के में, फिर मैं चौई साहब के हल्के में गुजरात आ गया तो उधर तो उन्होंने 4 बजे पोलिंग बंद करके हमारे पोलिंग स्टेशन को निकाल दिया। और आज तो पुलिस गर्दी की एक मतलब कि आप कह रहे हैं कि पोलिंग 5 की बजाय 4 बजे इन्होंने खत्म कर दी। 1 घंटा जो था पोलिंग का वो इजाजत ही नहीं दी लोगों को। अच्छा। और मैंने वहाँ पे एक इल्मदीन स्कूल है, उधर इनकी अहमद चट्टा साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें वहाँ पे उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया, अलीपुर चट्टा में निकाल दिया, लाहौर में। यानी इन्होंने तो आज गुंडागर्दी और बदमाशी की ये जो मरियम नवाज की टिकटॉकर गवर्नमेंट थी उसके रिकॉर्ड तोड़ दिए। और मैं थोड़ी देर पहले RO गुजरात के ऑफिस के बाहर था, वहाँ पे आपके दानियाल और दूसरा लड़का बिलाल आई थिंक
वो तो आपके गिरफ्तार भी उन्होंने कर ली है 92 के जो कैमरामैन और रिपोर्टर थे। तो उमर अयूब साहब, हमारे चेयरमैन गौर साहब और जो अपना परवेज इलाही साहब की मिसेज है, वो सब मौजूद थे। हमें तो किसी ने आगे ही नहीं जाने दिया। यानी हमारा एक राइट है, उधर रिजल्ट कंपाइल हो रहा है तो कम से कम। लेकिन 8 फरवरी को भी जो यहाँ इंतखाबात हुए थे वो काफ लीग ने ही यहाँ से सीटें जीती थी। पीटीआई के लोग, तब भी परवेज इलाही साहब तब भी यहाँ से हार गए थे। उस वक्त तो 47 में आप लोग कहते हैं 45 में जीते, 47 में हार गए। अभी तो 47 सामने नहीं आया है। आपको नहीं लगता ये हमने हमेशा देखा है कि ज़िमनी इंतखाबात जो हुकूमत इक़्तिदार में होती है ना, हमेशा ज़िमनी इंतखाबात वो पार्टी ही जीती है, तो ये उसी का भी तो तसलसल आप कह सकते हैं? देखिए जी, मैं आपको एक बात अर्ज करूं कि ये वो इलेक्शन नहीं है। इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं ना पाकिस्तान में या पंजाब में, वो एक जिद बन चुके हैं वोट की। वोट जो है वो खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर एक जिद बना के बैठा है, और आज दोबारा हमारा वोटर बिल्कुल निकला है। ये होता है ज़िमनी इलेक्शन में को 100, 200, 300 का फर्क पड़ जाता है, बट हमारा वोटर निकला। हमारे वोटर को इन्होंने पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंचने दिया। और एक और काम आज हुआ है, एक इन्होंने ये किया कि हमें सीरियल नंबर नहीं दिए। इन्होंने बैलेट जो पेपर होते हैं उनकी जो बुक रह जाती है उसके सीरियल नंबर होते हैं, वो एजेंट चेक करते हैं, आज उन्होंने नहीं दिए। उसकी वजह यह है कि इन्होंने घोस्ट पोलिंग बूथ बनाए हुए थे, जिसमें आप खुद देख लें कि जो हमारे रिजल्ट आ रहे हैं उनके रिजल्ट और हैं, और जो इनके पास रिजल्ट जा रहे हैं, क्योंकि फॉर्म 45 तो कई पोलिंग स्टेशंस पे इन्होंने हमें दिए ही नहीं अभी तक। तो वो रिजल्ट ये कंपाइल करके घोस्ट पोलिंग बूथ को साथ मिला के अगर को 500 है तो 1500 का रिजल्ट बना के, अब आप खुद देख लें कि चौधरी परवेज इलाही को गुजरात जहाँ घोस्ट पोलिंग स्टेशंस थे, पीटीआई के लोगों को फिर चाहिए था ना कि वहाँ की कोई रिकॉर्डिंग करते, वीडियोस बनाते और लोगों को बताते कि घोस्ट पोलिंग स्टेशन है। ये तो है ही नहीं यहाँ पे। तो वो ये चीजें आप लोगों को फिर बतानी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। जी मैं खुद गया हूँ एक सालों की है अहमद चट्टा साहब के हल्के में, मैं उधर खुद गया हूँ। उधर मुझे उन्होंने बताया जी हमें ये बैलेट पेपर की कॉपीज नहीं दे रहे जो सीरियल नंबर्स होते हैं, तो इट्स मीन कि उधर घोस्ट पोलिंग स्टेशन है। तो ये देखें, ये तो हम तो इलेक्शन कमीशन को हमने खत लिखा, इसी बात के लिए लिखा। यानी बात ये है कि इस वक्त जो हालात हैं, पता नहीं 12-14 सीटों के लिए इन्होंने क्यों इतनी अपने जिम्मे इतना एक गंदगी लगा दी है कि 12-14 सीटों। बहरहाल मैं तो राना सनाउल्लाह साहब को अभी टीवी पर सुन रही थी, वो तो कह रहे थे कि आए, अभी भी मौका है, आए सिस्टम में बैठें, बात करें, सिस्टम को मिलकर हमने सही करना है। और ये बात हकीकत है कि नून लीग के अपने अंदर बहुत से लोगों के अंदर ये रियलाइजेशन हो गई है कि जिस तरीके से सिस्टम चलाया जा रहा है ऐसे ज़्यादा देर तक सिस्टम नहीं चल सकता। सियासतदानों को मामलात खुद बैठकर हल करके अपने हाथों में लेने पड़ेंगे। ये नून लीग के अंदर भी बहुत से लोगों में ये रियलाइजेशन है, लेकिन आप लोग ना नून लीग के साथ बैठकर बात करने को तैयार है, ना पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर बात करने को तैयार है। हाँ, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी से बात करना चाहती है तो वो है आपकी एस्टेब्लिशमेंट। फौज के साथ आप बात करना चाहते हैं, सियासतदानों के साथ आप बात करने को तैयार नहीं है। देखिए जी, बात यह है कि हम उनके साथ क्या बात करें। हमारा मैंडेट उन्होंने चोरी किया हुआ है, पहले हमारा मैंडेट तो वापस करें। अब असल में क्या आप समझती हैं कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था और जो आज इन्होंने किया है, आज हमारे इन्होंने एक जगह पे 3 वोट पोल हुए हैं, और वहाँ पे जो मिसेज हैं चौधरी परवेज इलाही साहब की, उनका पोलिंग अफसर कह रहा है कि बीबी हम मजबूर हैं, हम ये नहीं कर सकते। 3 वोट की बजाय वहाँ पे 500 वोट निकला है। तो हम बात उन लोगों से करें जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है, हमारा मैंडेट तो पहले वापस करें। रह गई जो बात आप कह रहे हैं, तो असल ताकत तो वही है। इनको लाने वाले कौन है आप मुझे बताएं, हमारे सरों पे किसने बिठाया? जिन्होंने 2018 में इमरान खान को बिठाया था। जी, हमें देखिए, मेरी बात सुने, जो इस वक्त जो गुंडागर्दी मरियम नवाज कर रही है, और जिस तरीके से 8 फरवरी को हमारे प्रपोजर स्कैंडल को गिरफ्तार किया गया, हमारे कैंडिडेट्स को गिरफ्तार किया गया, क्या 2018 में ये हुआ था? 2018 में सेंट्रल पंजाब में उस वक्त भी हमारे से सीटें छीनी गई थी, हमें तो उस वक्त भी अक्सरियत मिल रही थी। मुझे आप ये बताएं, जो गिले शिकवे आप लोग कर रहे हैं,
8 फरवरी के बाद कोई एक्सपेक्टेशन थी आप लोगों को कि आप लोग जीत जाएंगे, साफ शफाफ इंतखाबात हो जाएंगे? 2 महीने में आप लोगों को क्या लग रहा था कि कोई अलादीन का चिराग आएगा और पाकिस्तान का जो 75 साल का सिस्टम है, जो नून लीग खुद कहती है कि 77 से लेकर अब तक कोई इंतखाबात जो है, कोई भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, तो इन पौने 2 महीनों में आपको उम्मीद क्या थी? जो गिले शिकवे अब आप लोग कर रहे हैं, आपको क्या उम्मीद थी कि आप लोग जीत जाएंगे और बड़े साफ शफाफ इंतखाबात होंगे? क्या आप लोगों को ये उम्मीद थी? देखिए, मैं आपको अर्ज करता हूँ, हमें इनसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। हमें ये उम्मीद जरूर थी कि ये शायद कुछ हया और शर्म कर जाएं कि 12-14 सीटों पे ये इलेक्शन सही करवा दें, लेकिन इनके अंदर जो डर और खौफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है वो इतना है कि 12-14 सीटों वाली गंदगी भी इन्होंने अपने मुंह पे ये काला। फिर आप लोग बॉयकॉट कर देते ना, मौलाना साहब ने बॉयकॉट किया ना, आप लोग बॉयकॉट कर देते। वो भी क्या, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन, इस इलेक्शन कमीशन जिसने रिकॉर्ड जो है ना वो धांधली करवाई और नाकाम रहा 8 फरवरी के इंतखाबात करवाने में फ्री एंड फेयर, उन्होंने तो बॉयकॉट कर दिया, तो आप लोग भी कर देते। फिर देखिए, हम इलेक्शन में बॉयकॉट को नहीं समझते कि हमारी एक जमहूरी जमात है हम बायकॉट करें। डे 1 से हम जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिससे हमारे साथ जो कुछ 8 फरवरी से हुआ, फिर हमारे से स्पेशल सीटें इन्होंने छीन ली, फिर जिस तरह नामुकम्मल हाउसेज में इन्होंने इलेक्शन कराए, धांधली करके जो कुछ हमारे कैंडिडेट्स को रिकाउंटिंग में लेके गए, हम डे 1 से जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो हम एहतजाज के साथ ले रहे हैं, और ये इलेक्शन भी हम एहतजाज के साथ, हम इनके लिए मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, हम इनके साथ लड़ते रहेंगे। लेकिन ये आज पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। आपके अपने चैनल के खुद बंदों को इन्होंने आज गिरफ्तार कर लिया, उधर हमारे सामने से गिरफ्तार हुए हैं, तो उनका क्या कसूर था? ये तो मीडिया की आज़ादी और आज़ादी राय पे समझे इन्होंने तो एक मोहर लगा दी है कि हमने इस मुल्क में किसी को आज़ाद सांस ही नहीं लेने देना। मलिक साहब, ये बताइएगा कि आप लोग नहीं समझते कि जिस तरीके से आप लोगों की पार्टी अंदरूनी इंतशार, अंदरूनी लड़ाइयाँ और जिस तरीके से एक कॉन्फ्लिक्ट है पार्टी के अंदर, उसकी वजह से पार्टी में को बड़ा नुकसान हो रहा है? एक जो आपका वर्कर है, एक लीडर मज़ामत की बात करता है, दूसरा मफामत की बात करता है, एक 2 कदम आगे चलता है, दूसरा उसको 5 कदम पीछे चलने की बात करता है। तो बात ये है कि अब तो आपके अपने लोगों के अंदर ये खौफ पैदा होना शुरू हो गया कि एहतजाजी तहरीक शुरू तो कर ली है, लेकिन ये कामयाब, इसका कोई नतीजा कोई नहीं निकलना। क्या ये दुरुस्त है? देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, हमारी पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है। बड़ी पार्टियों में इख्तलाफ राय होता है, इख्तलाफ राय जरूर होता है, हर जगह पे, हर पार्टी में है। अभी आप खुद देख लें, राना सनाउल्लाह साहब हैं, या ये साद रफीक हैं, या जावेद लतीफ़ हैं, शायद खाकान अब्बासी हैं, वो डेली अपनी पार्टी के साथ इख्तलाफ करते हैं। इख्तलाफ राय ज़रूर होता है, अदरवाइज़ हमारी पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है, और हम इंशाअल्लाह ताला मुत्तहिद हैं। और आप खुद देख लें कि जब इस मौके पे, अगर हम इस मौके पे हमारा कोई बंदा नहीं तोड़ सके, हमारे कोई बंदा इन्होंने MPA नहीं तोड़ा, कोई MNA नहीं तोड़ा, इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ राय है। इख्तलाफ राय हर बड़ी पार्टी में होता है, वो मैं नहीं समझता कोई इतना बड़ा इशू है। बाकी जो हमारी कोर कमेटी फैसला करती है, जो हमारी रिगार्डिंग जलसों की जो हमारी कमेटीज बनी हुई हैं वो फैसला करती हैं, तो वो हम सब उस पर अमल करते हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारी। क्या ये बात दुरुस्त है कि जो लोग आपकी पार्टी जबर और तशद्दुद और प्रेशर दबाव में आकर छोड़कर गए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और वो आज दोबारा PTI को ज्वाइन करना चाहते हैं, इमरान खान के साथ रहना चाहते हैं, पार्टी से नहीं जाना चाहते, जैसे फवाद चौधरी साहब ने कह दिया उनके सियासी मुस्तकबिल का फैसला तो इमरान खान ने करना है, लेकिन दूसरी राय क्या ये भी पार्टी में मौजूद है कि ऐसे लोगों को पार्टी में वापस लाने का खान साहब को हम मशवरा देंगे कि नहीं लाना चाहिए, इन्होंने गद्दारी की है पार्टी के साथ? क्या ये बात दुरुस्त है कि इस हवाले से भी 2 आरा हैं पार्टी में? डेफिनेटली हर पार्टी में मुख्तलिफ आरा होती हैं, इसमें भी 2 आरा हैं और होंगी, और उसमें जो फैसला फिर हमारी क़यादत करेगी, जो कोर कमेटी करेगी, चाहे वो यूनानिमसली करती है, चाहे वो अक्सरियत के साथ करती है, तो उस पर फैसला होगा, उस पर ही अमल होगा। बट इख्तलाफ राय ज़रूर होता है, व्यूज़ होते हैं हर बंदे के अपने, हर चीज़ एक पार्टी में आपको डिस्कस करने का हक होता है, वो मौजूद है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आखिर में जो फैसला पार्टी का होगा वो हर बंदे को मानना पड़ेगा, और हम भी इंशाल्लाह उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपने लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बचर साहब मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी, नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद।
एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में लीगी सियासत का आज का बड़ा सवाल ये है कि नवाज शरीफ लंदन से वज़ीर आज़म बनने पाकिस्तान आए थे या नहीं। इस सवाल के जवाब में लीगी वर्कर तो हैं ही कंफ्यूज। लीगी रहनुमाओं के बयानात में भी अब खुला तजाद है। 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले चौथी बार वज़ीर आज़म के नारे किसी और ने नहीं लगाए, लीगी क़यादत ने लगाए। पार्टी का अवलीन नारा पाकिस्तान को नवाज दो किसी और ने नहीं, लीगी क़यादत ने बनाया और लगाया। पूरे मुल्क के अखबारात ने अपने फ्रंट पेज पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इश्तिहारात किसी और ने नहीं, लीगी क़यादत ने छपवाए। लेकिन ये क्या, अब ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ खुद ही वज़ीर आज़म बनना ही नहीं चाहते थे। यह एतराफ़ कोई और नहीं बल्कि नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब खुद कर रहे हैं। अब नून लीग के लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म ना बनना, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना, ये बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक खेला है नवाज शरीफ साहब ने। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान को नवाज दो इलेक्शन में उतरने की कौन सी हिकमत अमली थी जो 8 फरवरी के नताइज के फौरी बाद बदल गई। अगर ये फैसला नवाज शरीफ साहब का ज़ाती था तो फिर मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा नवाज शरीफ को सिस्टम से माइनस करने के ख़िलाफ़ बयानियाँ क्यों बना रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं ये ज़बरदस्ती की हुकूमत है। मियाँ जावेद लतीफ़ ये क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शन में नवाज शरीफ के साथ धोखा हुआ। अब लीगी कारकुन कंफ्यूज हैं कि वो इरफान सिद्दीकी की बात को सुने या जावेद लतीफ़ की बात को माने। सवाल उठता है कि यहाँ नवाज शरीफ को धोखा मिला है या नवाज लीग ने आवाम के साथ अपने कारकुनों को धोखा दिया है। और रही बात आज के इलेक्शंस की, तो क्या हम आज के इलेक्शंस को पिछले 1.25 महीने की कारकर्दगी के पैराए में देख सकते हैं, जो नून लीग आज ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रही है कि नून लीग के जो लोग जीत रहे हैं वो जो मरियम नवाज साहिबा हैं उनकी बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये उनकी कारकर्दगी का नतीजा है कि आज लोग नून लीग के लिए निकले हैं। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल अजहर कियानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कियानी साहब आपका। कियानी साहब, आज के इलेक्शंस को आप जोड़ते हैं कि पिछले 1.25 महीने की कारकर्दगी थी जो आज नून लीग का वोटर निकला है और नून लीग का जो बयानिया था वो आज लगता है कि नून लीग के बयानी की जीत हो रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़िया साहिबा बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए बिल्कुल जी, आज अभी तक जो आप देख रही हैं, आज का जो दिन गुजरा है इलेक्शंस का, उसके बाद जो नताइज का सिलसिला भी सामने आया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारे ही हलकों में जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पे वो आगे नज़र आ रहे हैं। ये वो हलके हैं जहाँ पे 8 फरवरी में को भी मुस्लिम लीग नून सुरखरू हुई थी और आज फिर हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स आगे नज़र आ रहे हैं। यकीनन ये एक मोहर है उस एतमाद पर जो कि 8 तारीख को इन्हीं हलकों में इन हलकों के वोटर्स ने मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ हमारी जमात पर किया था और आज फिर कर रही है। और यकीनन इसमें ये फैक्टर ज़रूर है कि जब से हुकूमत बनी है उसमें पंजाब की वफाकी हुकूमतों की जो कारकर्दगी या जो तयन रहा है, डायरेक्शन जो उन्होंने तय की है, जो इक़दामात का उन्होंने ऐलान किया है, जो मेजर्स अभी तक उठाए हैं, उसमें भी यकीनन एतमाद का ये इजहार है जी। लेकिन अभी राना सनाउल्लाह साहब को मैं एक प्रोग्राम में सुन रही थी, उनसे भी ये सवाल हुआ कि ये 1.25 महीने की कारकर्दगी, तो उन्होंने कहा मैं नहीं समझता कि ये 1.25 महीने की कारकर्दगी उसकी वजह से जो है वो लोग निकले हैं। अगर आज पीटीआई का वोटर नहीं निकला कियानी साहब, तो आपको क्या लगता, आपको नहीं लगता कि पीटीआई का वोटर मायूस है कि 8 फरवरी को जो कुछ हुआ, फॉर्म 47 की जंग आज भी जारी है, जीतने वालों ने भी कहा कि हमें जितवाया गया, हमें ऐसी जीत कबूल नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि ये नून पीटीआई का वोटर मायूसी की वजह से नहीं निकला? शाज़िया साहब, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जी, ये बुनियादी तौर पर ज़्यादातर हल्के वो हैं जहाँ पे मुस्लिम लीग नून ही 8 फरवरी के दिन भी सुरखरू हुई थी और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स ने ही ये सीट्स वेकेट की थी और वहाँ पे फिर मुस्लिम लीग नून ने और उम्मीदवारों को टिकट्स जारी किए और आज वहाँ पे लड़ रहे हैं। तो आज फिर से इन हलकों के वोटर्स उसी एतमाद का इजहार कर रहे हैं जो उन्होंने 8 फरवरी के दिन किया और उसमें जो पिछली 1.5-2 माह की कारकर्दगी है वो या 2-2.5 माह की कारकर्दगी है वो यकीनन एक फैक्टर ज़रूर है, मगर वो वाहिद फैक्टर नहीं है।
तो उसमें मैंने पहले भी आपको कहा, इट इज़ वन फैक्टर एंड आई थिंक ये कहा जा सकता है कि जो एतमाद उनने 8 तारीख को दिखाया हमारी जमात में, इन वोटर्स ने, इन हलकों में, यकीनन अगर 2-2.5 महीनों बाद भी वो फिर से हमें वोट डाल रहे हैं और काफ़ी कुछ हलकों में तो ख़ास तौर पे काफ़ी अक्सरियत से आगे हम नज़र आ रहे हैं, तो यकीनन इसका मतलब यही है कि जो एतमाद उनने 8 तारीख को दिखाया उसके बाद उस कारकर्दगी से वो मुतमईन है जो हमारी हुकूमतों ने पंजाब में और वफाक में दिखाई है। लेकिन इसके बावजूद आपको पता है, आपकी पार्टी के सीनियर लीडर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम तो फिर भी जवाबदेह नहीं हैं, हमें तो अवाम ने सादा अक्सरियत नहीं दी है। तो बात यह है कि पीपल्स पार्टी भी जाहिर है उन्होंने तो 16 महीने की हुकूमत का बोझ नहीं उठाया था और बिलावल साहब ने कह दिया था कि हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, वजारत खजाना तो हमारे पास थी नहीं, फैसले हम थोड़ी करते थे। तो बात यह है कि आपकी अपनी पार्टी के लोग आज भी वो कह रहे हैं कि हम तो भले ही आज के इलेक्शंस भी आप लोग जीत रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी पार्टी नहीं लेना चाहती है फिर भी। जी देखिए, मेरा ख्याल है जिस बयान का आप जिक्र कर रही हैं उसका एक कॉन्टेक्स्ट भी है और बुनियादी बात देखिए ये है कि 8 तारीख को इलेक्शंस के नताए जब आए और उसके बाद जो एक कॉम्पोजिशन बनी कौमी असम्बली की, तो किसी भी एक जमात को वाज़ेह मैंडेट नहीं मिली और उसके बाद फिर ये यकीनन सियासी जमातों की जिम्मेदारी होती है कि वो आपस में बातचीत करती हैं, हालात को देख के तय करती हैं कि किस तरीके से आगे चला जाए, क्योंकि आवाम ने एक फैसला सुनाया होता है और उस फैसले के नतीजे में आवाम की तवक्को होती है कि एक हुकूमत बनेगी। उस टाइम पे आपको याद होगा हमने भी ऑपोजिशन की जमातों को भी, दीगर जमातों को दावत दी थी कि अगर आप हुकूमत बना सकते हैं आप बनाएं, ये मुश्किल हालात हैं, इसमें कोई हुकूमत लेना कोई फूलों का ताज नहीं है। मगर हमने जब देखा कि ऑपोजिशन ने भी कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर हमने पीपल्स पार्टी से बात करके और जमातों को शामिल करके कौमी मफाद में एक हुकूमत का तयन किया। तो देखिए मेरा ख्याल है ये यकीनन हमारी भी जो उम्मीदें थी वो यही थी कि 8 फरवरी को हमें एक इससे बेहतर नताइज मिलेंगे जिसके नतीजे में हमें क्लियर मैंडेट मिलेगी और हम अपनी एक हुकूमत उस नतीजे में बना सकेंगे। जबरदस्ती बनवाई गई थी वो हुकूमत, जबरदस्ती आप लोगों को कहा गया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप बात करें और हुकूमत बनाएं, आप नहीं बनानी है। नहीं, मैंने आपको अभी बताया जी, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। जब सीटों की कॉम्पोजिशन सामने आई तो बल्कि पहले तो हमारी जमात ने भी दावत दी, पीटीआई को भी और जमातों को भी, कि अगर आप हुकूमत बना सकते हैं आप बनाएं। मगर जब हमें नजर आया कि ऐसा नहीं हो रहा तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने मिल के ये देखा कि अब हुकूमत, आवाम की एक तवक्को है कि इलेक्शंस के प्रोसेस से हम गुजर गए, मुल्क मुआशी चैलेंजेस से दो चार है, दीगर और चैलेंजेस हैं, आज दहशतगर्दी ने सर उठाया है। आवाम की तवक्को होती है कि अब एक हुकूमत अमल में आएगी जो कि इन चैलेंजेस के ऊपर काम करेगी, बजाय इसके कि यहाँ पे एक सियासी और एक गवर्नेंस की खला रहे। तो इन हालात को देखते हुए हमने एक फैसला किया और पीपल्स पार्टी के साथ मिलके एक फॉर्मूला तय किया ताकि एक हुकूमत तश्कील दे। लेकिन जनाब आपकी पार्टी के लोग कहते हैं, जावेद लतीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, वो कहते हैं भाई हम तो बनाना ही नहीं चाहते थे, जबरदस्ती बनवाई गई ये हुकूमत। जावेद लतीफ साहब तो कहते हैं कनपट्टी पर बंदूक रखी गई और हमेशा रखी जाती है और अब भी रखी गई। नहीं, जावेद लतीफ साहब खैर अपनी बातों का जवाब खुद ही बेहतर दे सकते हैं। मैं तो आई एम नॉट गोइंग टू, आई एम नॉट ए स्पोक्स पर्सन जी, मगर वो बेहतर बता सकते हैं। मैंने आपको बहरहाल ये ज़रूर बताया कि हमारी हुकूमत, यकीनन हमने उस टाइम पे ये हम जानते थे कि हुकूमत कोई फूलों का ताज थी, हम चाहते थे कि हम एक क्लियर मैंडेट के साथ हुकूमत में आते और उसके बाद हमने बल्कि दूसरी जमातों को दावत भी दी, ज़बरदस्ती से किसी ने नहीं बनवाई। और हमने जब हालात देखे कि जब हुकूमत नहीं बन रही तो मुल्क को आगे ले जाने के लिए, मुल्क के जो चैलेंजेस हैं उस पर काम करने के लिए, यकीनी बनाने के लिए कि एक गवर्नमेंट अमल में आए जो आगे काम को लेके चल सके, इतनी तवील केयर टेकर हुकूमत के बाद एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो आगे काम को ले जा सके, तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने फिर मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए एक एग्रीमेंट की, एक फॉर्मूला तय किया जिसके नतीजे में एक गवर्नमेंट अमल में आ सके। मगर कोई इसमें मजबूरी नहीं थी, कोई इसमें कि कोई जोर से जबरदस्ती से ये काम नहीं हुआ। हमने हालात को देखते हुए पीपल्स पार्टी के साथ मिलके एक फैसला किया और ये हुकूमत बनाई जो आज आपको पंजाब में वफाक में काम करती हुई नजर आ रही है। पंजाब में तो वैसे ही हमारे अपने नंबर्स थे, मगर वफाक में आप देख रही हैं कि उसके बाद क्या जिम्मेदारी सिर्फ कल को जवाब दे सिर्फ नून लीग होगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जवाबदेह होगी? जी देखिए, बात यह कि यकीनन हमारी जमात के लोग अभी काबीना में हैं, कुछ और एलाइज के लोग काबीना में हैं, तो जो लोग काबीना में
हैं उनकी एक जिम्मेदारी तो यकीनी तौर पे है कि वो अपनी जो भी हमसे सवाल जवाब होगा वो कोई भी हुकूमत में हो उसकी जिम्मेदारी होती है, और जो इकदाम और जो कोशिशें हम कर रहे हैं वो सामने लाते हैं। आपने देखा अभी सऊदी अरेबिया का एक कामयाब वफ्द का दौरा हुआ, उससे पहले क्राउन प्रिंस के बाद शहबाज शरीफ साहब गए, तो दीगर इस तरह के जो और मामलात हैं उसके ऊपर हुकूमत एक अपना मौक़िफ़ पेश करती रहेगी, जो सवाल होंगे उसके जवाब देती रहेगी। उस हद तक तो जिम्मेदारी है। यकीनन पीपल्स पार्टी ने भी हमारे साथ इसमें मिलकर एक इस जिम्मेदारी को उठाया है, और वो यकीनन उनकी सपोर्ट से ये हुकूमत बनी हुई है, तो उस हद तक यकीनन उनकी भी जिम्मेदारी है। मगर देखिए, हमारी उम्मीद है कि जिस मेच्योरिटी के साथ पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर 16 माह की हुकूमत चलाई थी, उसी तरह हम इस दफा भी इंशाल्लाह उसी मेच्योरिटी के साथ मुल्क के मफादात को देखते हैं। 16 महीने की हुकूमत जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा थी, उन्होंने तो जनाब तब जिम्मेदारी नहीं ली थी, वो तो तब जिम्मेदारी से निकल गए थे, और वो कह रहे थे कि भाई जिनकी वजारतें थी, जिनके पास वजारत खजाना थी, वो जवाब दें, हर कोई अपनी अपनी जो वजारत है उसका जवाब दे है। तो उन्होंने तो बाद में नून लीग को महंगाई लीग का नाम दिया था। तो बात यह है कि वो काबीना में होते हुए उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली, तो आप समझते हैं कि अब जब काबीना में वो लोग नहीं है, अब जिम्मेदारी लेंगे वो लोग? नहीं शाजिया साहब, इसमें ज़रा तरमीम कर लीजिए जी बात में। जी प्लीज। देखिए, जब तक हुकूमत में थे तो ऐसी कोई बात नहीं थी। देखिए, हुकूमत में होते हुए मुझे याद है कि उन्होंने हर चीज़ पे, बल्कि शहबाज साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को शहबाज स्पीड पे भी दाद दी थी और सारी चीज़ों के ऊपर सराहा था, मुआशी जो कोशिशें थी उसमें सराहा था। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने, बताओ प्राइम मिनिस्टर, उन सारे मुआशी चैलेंजेस में, सैलाब के चैलेंजेस में, IMF के प्रोग्राम के रिवाइवल में, IMF की स्टैंड बाई अरेंजमेंट में जो भी पोलिटिकल सपोर्ट पीपल्स पार्टी ने दी थी, जो JUIF ने, दीगर जमातों ने उस टाइम पे इत्तेहाद में दी थी, उसको सराहा था। सबका एक किरदार था। इस हद तक ये बात सही है कि उसके बाद जब हम इलेक्शंस के अमल में आए, जब कैंपेन में आए, तो उसमें यकीनन एक बयानिया के तौर पे पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कैंपेन में ये बात ज़रूर की, मगर मेरा नहीं ख्याल हुकूमत के वक्त में ऐसी कोई बात हुई थी। बहरहाल आज जब आपने देखा वो चीज़ें मद्देनजर रखते हुए ही जब इलेक्शंस हो गए तो जमातें बैठी और उन्होंने आज के हालात देखते हुए एक अंडरस्टैंडिंग बनाई है, जिस अंडरस्टैंडिंग के तहत जो भी स्टेप्स अग्री हुए थे दोनों जमातों के दरमियान, वो आपने आज तक एक एक स्टेप पूरा होते हुए नजर आया है, आपको भी, अवाम को भी। और यही यहाँ पे पोलिटिकल स्टेबिलिटी की और इस हुकूमत की बुनियाद बना है। और अब तक आपने देखा है कि लेकिन अभी इख्तलाफात तो आप देखें ना, इरसा के चेयरमैन पर इख्तलाफात हुए, फिर 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड को लेकर आज भी इख्तलाफात मौजूद हैं। क्या इख्तलाफात तो जाहिर इख्तलाफात तो होते हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने मौक़िफ़ पर खड़ी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर खड़ी है। नहीं शाजिया साहिबा, आप देखिए, ये तो आपने वो एक इरसा का चेयरमैन का मामला था, वो फिर रिजॉल्व भी हो गया था। इस तरह के तो 100 गवर्नेंस के मामलात आते हैं। NFC के ऊपर तो अभी तक कोई डिस्कशन ही शुरू नहीं हुई। देखिए, कोई ऐसी कोई बात ना, कोई अभी डिस्कशन हुई, ना कोई ऐसा इख्तलाफ है, ना यकीनन लोग इसके ऊपर एक ऐसा इशू है, लोग अपना मौक़िफ़ ज़रूर देते हैं, मगर ऐसा कोई इख्तलाफ या कोई ऐसी बातचीत नहीं है। मगर अगर यही एक मिसाल इरसा की ही है, जो कि 100 मामलात गवर्नेंस के आते हैं, तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लें कि मामलात कितने अच्छे जा रहे हैं। चूंकि वो इरसा की भी जब बात सामने आई वो फौरन रिजॉल्व हो गई। उसके अलावा आप ओवरऑल देखें, चाहे वो सेनेट के इलेक्शंस थे, चाहे वो बाई इलेक्शंस का मामला था, चाहे वो और जो भी हुकूमती मामलात थे, ओवरऑल आप देख रही हैं कि एक स्मूथ रिलेशनशिप PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान चल रही है। और आगे भी आप देखेंगे इंशाल्लाह दोनों जमातों की तरफ से कोशिश रहेगी कि मुल्क के मफाद में, हुकूमत की स्टेबिलिटी के लिए, पोलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, मुआशी बेहतरी के लिए दोनों जमातें इसी तरह आगे चलेंगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल हसनी साहब मेरे साथ थे, शुक्रिया आपका। ब्रेक लेनी नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन कि आज के ज़िमनी इलेक्शन का जोशो खरोश 8 फरवरी की धांधली के शोर में कहीं दबकर रह गया है। सियासी जमातें लाताल्लुक और अवाम मायूस क्यों नजर आई आज? सवाल ये भी है कि जब तक आम इंतखाबात में सामने आने वाले फॉर्म 45 और 47 के फ़र्क को दूर नहीं किया जाता, इलेक्शन ट्राइब्यूनल से इंसाफ नहीं होता, क्या तब तक आज होने वाले ज़िमनी इलेक्शन पर एतमाद की कोई फ़ज़ा बन सकती है? जनरल इलेक्शन से पहले गिरफ्तारियां, कागजात छीनने और PTI को आउट करने के बावजूद सियासी हलचल का एक माहौल तो बन गया था, लेकिन आज के जो ज़िमनी इलेक्शन हैं उनमें शुरू से आखिर तक 3 चीज़ें हमने बड़ी नुमायाँ देखी। वो थी खामोशी, खामोशी और खामोशी।
सारी हुकूमती मशीनरी ताबे होने के बावजूद हुकूमती जमातें भी हमें उस तरीके से एक्टिव नज़र नहीं आई। एक तासुर ये भी है कि नंबर गेम ने ज़िमनी इलेक्शन के नताइज जो भी हों, इसका मौजूदा हुकूमत की ज़ाहिर सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ता है, और हमेशा होता भी ये आया है कि ज़िमनी इलेक्शन इक़्तिदार में जो पार्टी होती है उसी के हक़ में जाते हैं रिज़ल्ट और वही पार्टी जीतती है। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में ज़िमनी इलेक्शन हमेशा एक बड़ा मार्का भी रहा है, जिससे आवाम की नब्ज़ का पता तो चलता है। सवाल ये है कि क्या मौजूदा इलेक्शन सियासी बयाने की जंग में एक टेस्ट केस बन सकता है? सिस्टम की ख़राबियाँ हैं, इसके बावजूद क्या ज़िमनी इलेक्शन के नताइज सियासी जमातों के बयानिए की हार या जीत का फ़ैसला कर पाएंगे? नून लीग तो ये एक बयानिया आज बनाने में बड़ी मसरूफ़ है कि जो नून लीग के लोग आगे हैं या जीत रहे हैं अब तक के नताइज के मुताबिक, वो तो भाई 1.25 महीने की जो मरीम नवाज़ साहिबा की बतौर चीफ़ मिनिस्टर पंजाब जो कारकर्दगी है वो तो इसका नतीजा कह रहे हैं। जबकि इनकी अपनी ही पार्टी के दूसरे लोग जैसे राना सनाउल्लाह साहब अभी कुछ देर पहले कह रहे थे, वो कह रहे थे मैं नहीं समझता कि ये 1.25 महीने की कारकर्दगी की बेस पर जो है वो आवाम ने वोट डाला होगा। तो अपनी उनकी पार्टी के अंदर जो है ना वो मुख्तलिफ आरा है इस हवाले से। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, आज के इलेक्शंस को, ज़िमनी इंतखाबात को आप 8 फरवरी के तनाजुर में अगर देखते हैं तो आपका क्या तज्जिया है? अगर आज अवाम उस तरीके से नहीं निकले, अगर टर्न आउट को देखें उस तरीके से जोश और खरोश और टर्न आउट नज़र नहीं आया, अमूमन जो ज़िमनी इंतखाबात पे नज़र आता नहीं है, क्या कहीं अवाम मायूस तो नहीं थे कि जो उनके वोट के साथ हाल 8 फरवरी को हुआ वही आज होगा? तो क्या फ़ायदा, क्यों निकले हम? जी बिल्कुल हो सकता है, और ये एक फितरी रद्द अमल है कि जब 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान की 76 साल तारीख का एक अजूबा इलेक्शन थे, यानी ऐसे इलेक्शन मैंने बाकी सारे इलेक्शन, हमारे यहाँ इलेक्शन एक 70 का कहा जाता है कि फेयर इलेक्शन था, उस फेयर इलेक्शन की भी ये खूबसूरती थी कि मुल्क टूट गया और मैंडेट तस्लीम ना किया गया और मुल्क टूट गया। लेकिन उसमें भी शिकायत थी, गो के कोई इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ जो फेयर हुआ हो। लेकिन इन सारे इलेक्शन का बाप इलेक्शन था 2024, बल्कि दादा इलेक्शन 2024 इलेक्शन, यानी 76 साल तारीख का वाहिद इलेक्शन है 2024 के किसी सियासी जमात ने, कोई एक ऐसी सियासी जमात नहीं जिसने ना कहा हो कि यह धांधली ज़दा नहीं है। कोई एक सियासी जमात, काबिल ज़िक्र सियासी जमात ऐसी नहीं थी जिसने ये कहा कि यह धांधली ज़दा इलेक्शन नहीं है। 2024 का इलेक्शन एक ऐसा अजूबा इलेक्शन था कि जिसमें पीर पगाड़ा ने कहा कि इलेक्शन बेचा गया ख़रीदा गया, मौलाना साहब ने कहा इलेक्शन बेचा गया ख़रीदा गया, अचकज़ई साहब ने कहा इलेक्शन बेचा गया ख़रीदा गया, एमएल वली खान ने कहा इलेक्शन बेचा गया ख़रीदा गया, और हत्ता के जवेद लतीफ़ मुस्लिम लीग नून के कह रहे हैं कि मेरी 5 सीटें शेखुपुरा की 90 करोड़ में बिकी। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की तारीख का कोई एक ऐसा इलेक्शन हो जिसकी 5 मेजर जमातें और बाशमूल तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मैं इसलिए साइड पे रख रहा हूँ कि आप कह सकते हैं कि जो होती है अपोजिशन होती है वो कहती रहती है। अच्छा, लेकिन ये जो सारी जमातों का मैंने नाम लिया है, पीर पगाड़ा, मौलाना, अचकज़ई, एमएल वली खान और जवेद लतीफ़, ये हुकूमती इत्तेहाद का कमोबेश हिस्सा थे। एक पीर पगाड़ा जीडीए में के हिस्से में नहीं थे, इस हिस्सेदार नहीं थे, लेकिन सारों ने कहा कि इलेक्शन बिका, तो ऐसा कोई इलेक्शन नहीं था। अच्छा, एक और बात मजे की बात है 2024 का इलेक्शन वो अजूबा इलेक्शन जो, अच्छा आपके ज़रा रिजल्ट्स में थोड़ा सा देख लेना, अभी जो नून लीग जो आगे नज़र आ रही है, बल्कि वो उनके जो उम्मीदवार थे वो जीत भी रहे हैं। ये नून लीग के बयानिए की जीत है, क्योंकि नून लीग के लोग अभी ये बयानिया बना रहे हैं कि ये मरीम नवाज साहिबा की बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब उनकी भाई 1.25 महीने की कारकर्दगी है। ये भी अज़मा बुखारी साहिबा कह रही थी कि ऐसे करते हैं गवर्नेंस, ऐसे करते हैं अवाम की खिदमत। ये कौन होते हैं माफियाज जो कहेंगे कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सके। देखा उन्होंने 4 रुपए रोटी के काम कराए, मतलब कि 1.25 महीने की कारकर्दगी पर आप समझते हैं कि ये हम एक पैमाना हो सकता है 1.25 महीने की कारकर्दगी को अवाम जांचे और आज निकले हैं वो, आप समझते हैं? पहली एक बात तो आप भी इस पे नज़र रखती हैं और बहुत अरसे से जर्नलिज्म में हैं
मुझे बताइए कि कारकर्दगी पर पाकिस्तान में कोई इलेक्शन जीता हो? पहली बात, बिल्कुल यहाँ कारकर्दगी पे कभी कोई इलेक्शन नहीं जीतता। इवन केपी के आप देख लें, जहाँ तहरीक इंसाफ तीसरी मरतबा जीती है। क्या महमूद खान जो साईं उस्मान बुज़दार प्लस था, उसकी कारकर्दगी थी ऐसी कि केपीके में जीता जाता? क्या PDM 1 की कारकर्दगी ऐसी थी कि वो इलेक्शन जीतते? क्या सिंध में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी है कि वो इलेक्शन सिंध में जीतेंगे? क्या चौधरी परवेज़ इलाही एज ए CM उनको पंजाब में कहा जाता है कि वो बहुत सारे लोग नंबर 1 पे रखते हैं और बहुत सारे लोग शहबाज शरीफ के साथ उनको रखते हैं, तो वो हार गए थे। कारकर्दगी पे भी यहाँ कोई इलेक्शन नहीं होता। दूसरी बात, मुझे बताइए, ईमानदारी से हाथ रख के, अज़मा बुखारी साहबा या इन सारों को छोड़िए, पता नहीं क्यों नहीं खौफ खुदा होता इन लोगों को, या झूठ क्यों बोलते हैं। मुझे बताइए कौन सी कारकर्दगी है जिस पे इलेक्शन जीता है? रोटी महंगाई कम हो गई है, रोटी सस्ती, बेरोजगारी कम हो गई है, गुर्बत कम हो गई है, या ये मुझे बताइए कि कोई मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है, आलमी तन्हाई हमारी कम हुई है, या मुझे बताइए कि पंजाब में क्या कोई निज़ाम ठीक हो गया है? आप अगर 4 तंदूरों पर, आप मुझे बताएं कि आप किसी भी लाहौर के तंदूर पे चले जाएं जो खुला हो, वहाँ अच्छा मज़े की बात यह भी है कि 4 रुपए रोटी सस्ती की, और जो इश्तिहारात चले रोटी पे और जो इश्तिहारात लगे हर तंदूर पर, उनका खर्चा निकालें तो मेरे ख्याल से रोटी 14 रुपए की हो सकती थी अगर वो उन तंदूरों वालों को दे देते। आपके गैस डबल हो रही है, बिजली डबल उनकी कीमतें हो गई, आटा महंगा हो गया है, किसान रुल गए, आपने उनकी जो कीमतें खरीद थी वो पिछले से भी कम रखी और उनको डीलरों और आड़तियों के रहमो करम पर छोड़ दिया। तो क्या 4 रुपए रोटी कम करने से आप समझते हैं मजाक करते हैं आप इस कौम के साथ? आप इस मजाक करते हैं इस मुल्क के साथ और मजाक करते हैं इस अवाम के साथ। 4 रुपए रोटी कम करने से इलेक्शन जीता जा सकता है, तो फिर तो इसका मतलब है पूरी दुनिया में ये फार्मूला होना चाहिए, आए रोटी 4 रुपए सस्ती करें और इलेक्शन जीत जाए। तो फिर क्या हुआ है आज फिर हुआ क्या है? आज क्या हुआ है? अवाम क्यों नहीं निकले? जो निकले हैं वो देखिए ना, आप देखिए कि नवाज शरीफ कह रहे हैं कि ये मुस्लिम राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, हमसे अब हम ये अब जो वादे हमने अवाम से किए थे अब वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। नवाज शरीफ खुद कह रहे हैं कि यार ये कौन सी हुकूमत है बंदी बदाई सी, हम तो इसमें नोजल है। और कौन सी आप मुझे बताएं कि वफाक में, पंजाब में, सिंध में ऐसा दूध और शहद की नहरें बह गई हैं कि कारकर्दगी। तो इसमें बहुत सारे अवामल हो सकते हैं। आपने सवाल किया कि क्या वजह है। पहला तो ये है कि अगर मूसा इलाही परवेज इलाही से जीत सकता है तो फिर तो क़यामत करीब है। अच्छा, अगर शाफे, अब वो आबिद रजा कोटला वाला क्या कह रहा था गुजरात का, वो कह रहे थे एक के 7,000 थे, एक के 23,000 हैं, और वो जो एक 1.5 लाख से जो जीता हुआ उससे जीता है और दूसरा 70,000 से जो जीत रहा था उससे जीता है। शाफे और सालक की बात कर रहे थे। जी जी। तो एक तो ये एक्सटेंशन है उस सिलेक्शन की। नंबर 2 मायूसी है। आपने पता है जुल्म क्या किया इन लोगों के साथ, इस यूथ के साथ, जो अभी पिछले 2 महीने में नादरा का आया 2 करोड़ और वोटर आए शामिल हो गए। तो उससे पहले जो 1.5-2 करोड़ या 2.5 करोड़ के वोटर थे। आपने इस जुल्म ये किया है कि लोगों का इस हर चीज से एतबार उठा दिया है। लोग अब ये बातें करते हैं कि क्यों वोट दें, सही किसको वोट दें, जब हमारा वोट हम डालते किसी को है, निकलता किसी को है। आप इस्लामाबाद जिसमें मैं बैठा हूँ, इस्लामाबाद में कोई दोनों आंखों वाला अंधा भी हो, जिसकी दोनों आंखें ना हो, वो भी ये कह रहा है कि ये तीनों सीटें हार गए थे। नवाज शरीफ साहब की अपनी सीट जिस इलेक्शन में मशकूक हो, और शायद खान अब्बासी कह रहे हो कि नवाज शरीफ तो भट्टी साहब इसका हाल सिर्फ ये तो नहीं है ना, इल्जाम लगाएं और हमारे 5 साल ऐसे गुजर जाए और आप धरने दें और एहतजाज करें। बड़ी बड़ी जंगों के मसले भी मुज़ाकरात डायलॉग से ही हल होता है। अब ये हुकूमत भी, आपने जरदारी साहब का जो जॉइंट सेशन से वो खिताब कर रहे थे, उन्होंने भी कहा मुफाहमत की बात करते हैं, आए मिलते हैं, बैठते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, सियासी बहरान को ख़त्म करें।
मुस्लिम लीग नून के और लोग भी ये बात कर रहे हैं, आज राना सनाउल्लाह साहब भी बात कर रहे थे कि बस करें, अब सिस्टम को अगर ठीक करना है तो सबको मिलकर बैठना होगा। उन्होंने पीटीआई को बाकायदा दावत दी है, लेकिन खान साहब का मसला ये है कि वो इन दोनों जमातों के साथ बैठना नहीं चाहते हैं। वो अगर किसी से बात करना चाहते हैं, उस एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं जिनके साथ उनके आज भी इख्तलाफात हैं। तो बात यह है कि सियासी जमातों के साथ बैठने से मसाइल हल होने हैं, या सिर्फ आपकी नज़र इस्टेब्लिशमेंट पर लगी हो कि आपने उन्हीं के साथ बात करनी है तो आप सिस्टम में चल सकते हैं? देखिए, ये फरीक है, आप क्यों नहीं ज़हन में रखते? रटा रटाया हम जुमला बोलते हैं, सियासी जमातों को सियासी जमातों के साथ बैठना चाहिए। भाई किस लिए बैठना चाहिए, क्यों बैठना चाहिए? ये फरीक हैं सारे इस वक्त दो फरीक हैं, और दोनों फरीकों की लड़ाई है। आपको पता है लड़ाई किस सतह पर है और लड़ाई में क्या क्या हो रहा है, लड़ने वाले कौन कौन है। तो अब करना क्या चाहिए? सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना चाहिए। जरदारी साहब उठे हैं ऐवान सदर से, और उठकर उन्होंने एक अधूरे और पार्लियामेंट से, फार्म 47 के मसनूई पार्लियामेंट से खिताब फरमाया है। खुद भी वो अधूरे ऐवानों से सदर बने हैं। और जरदारी साहब का अपना देखिए कि एक बेटी आसफा भुट्टो, उसको भी किस तरह जितवाया है कि बिला मुकाबला जितवाना है। शौक देखिए इनके, और उनको प्रोटोकॉल देना है, खतून अव्वल का अब मैंने देना है। यानी एक बच्ची जिसकी अभी कैरियर स्टार्ट हुआ है, उसको धूल मिट्टी, डोर टू डोर जाने का और खुद से अपना जीत कर लाने का। सही। एक आपको एक बच्चा होता है, उसको एक बाप गिफ्ट देता है, एक होता है जो वो किसी तरह से खुद जीतता है, खुद पैसों से। तो उन दोनों बच्चों के, आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, हम देखते हैं कि जो छोटा बच्चा खुद अर्न करता है उसकी फीलिंग्स ही कुछ और होती हैं। तो आप देखिए कि उन्होंने क्या उस पर जुल्म किया। और ऊपर से हमारे अखबारात लिख रहे थे, एक इधर बाजू पर इमाम जामन, साथ पर दुपट्टा और आवाज में ममासलत बेनज़ीर भुट्टो लग रही थी। यानी आप अंदाजा करें, मुझे अगर कोई कहा जाए कि आप फलां एक बड़े जर्नलिस्ट लग रहे हो जब बोलते हो, तो मैं तो फारिग हो गया ना। अच्छा, अगर मैंने ये समझना शुरू कर दिया कि हाँ मैं वो लगता हूँ, फिर भी फारिग। सिर्फ दो जुमले बोले, उस बच्ची के गेटअप में मुमासलत तो है, तो इसमें क्या निकालना चाहते हैं आप? ममासलत तो है। इस ममासलत का हम क्या करें? क्या करना चाहते हैं आप? उस बच्ची को खुद नहीं उसका जीना, उसकी अपनी शख्सियत कोई नहीं है। याद रखिए, कायदे आज़म सानी भी इस मुल्क में है। नवाज शरीफ साहब कायदे आज़म सानी, हम कई लोगों को कायदे आज़म सानी बनाते। कायदे आज़म भी एक था, बेनज़ीर भुट्टो भी एक थी, आसफा भुट्टो भी एक ही होंगी। तो उनको अपनी शख्सियत पे जीने दे खुदा के लिए। वो अब सारी उम्र एक उसके बोर्ड के नीचे वो एक छोटा सा पौधा रहेगा। मैं ये अपनी खुशामद की बता रहा हूँ, मीडिया की, मीडिया में होते हुए, और ऊपर से जरदारी साहब का माइंड सेट बता रहा हूँ। तो पहली बात ये है, जहां हम बात शुरू की थी कि सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना चाहिए। सही। आप बल्ला ले लेते हैं किसी जमात से, आप उनको कॉर्नर मीटिंग की इजाजत नहीं देते, उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, उनकी मखसूस नशिस्तें ले लेते हैं, उन पे मुकदमे होते हैं, और फिर उन मूसा इलाई से परवेज इलाई को हरवा देते हैं, और फिर कहते हैं आए मिलकर बैठें, सीना चौड़ा करके जफ्फियां मारें। किस तरह भाई? बड़े बने। अब पाकिस्तान से, अब इन लोगों की अनाएं और जिद्दें पाकिस्तान से बड़ी होती जा रही हैं, और ये आपका अपने घर दाने नहीं, आपका मजाक देखो क्या बना। मोदी का वो एक फिक्रा मुझे फिर उसने एक बोला है, उसने कहा फैलाने वाले अब आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल कहा है, बिल्कुल ये पहले जुमले को छोड़ दीजिए, मतलब दहशतगर्दी फैलाने वाले। पहले जुमले का सबसे बड़ा दहशतगर्द वो खुद है, उसको छोड़ दीजिए। दूसरे जुमले पे, हिस्से पे आइए, जो चांद पे पहुंचा हुआ है, जो 5वीं बड़ी मईशत का है, जिसने IMF को 90 में गुड बाई कह दिया था, और जिसके एक मुकेश अंबानी की जो पूरी दौलत है वो हमारी मईशत का 40% है, उस पे आइए। वो ताने मार रहा है, जुगते मार रहे हैं, और ये सीना, गर्दनें अकड़ी हुई हैं इनकी, फकीरों की गर्दनें, भिखारियों की गर्दनें अकड़ी हुई हैं, सीने चौड़े हुए हैं, आंखों में इस तरह है कि जिस तरह पूरी दुनिया के ये झारे पहलवान हैं। लेकिन हम सारा कसूर सियासतदानों को हम ले ना बैठे। आप देखें ना, कभी ऐसे, कभी आपने ये भी तो नहीं देखा ना कि जीतने वाली जमात के लोग कह रहे हो कि भी हमें जबरदस्ती बिठाया गया, हम तो इक्तदार में बैठना ही नहीं चाहते थे। तो आप देखें ना, आप इस मुल्क, आप भी इस मुल्क के सिस्टम को जानते हैं, हम भी इस मुल्क के सिस्टम को जानते हैं कि मुल्क का सिस्टम चलाया कहाँ जाता है और कंट्रोल किनके पास होता है। तो आप देखें ना, मसले की जड़ कहाँ पे है। सिर्फ हर दफा सियासतदानों को कसूरवार ठहराना बड़ा आसान होता है। आप मुझे बताएं, कभी ऐसे हुआ है
जो पार्टी इक़्तिदार में हो वो कहे भाई हम तो बैठना नहीं चाहते थे इक़्तिदार में, हमें तो ज़बरदस्ती बिठवाया गया है, हमारी तो कनपट्टी पर बंदूकें रख के हमें बिठाया गया है। तो बात ये कि मसले की जड़ तक पहुंचना भी बड़ा ज़रूरी है ना भट्टी साहब, सियासतदानों को ब्लेम देना बड़ा आसान है। अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आप जब 92 छोड़ेंगी या ये चैनल छोड़ेंगी, उसके बाद आप मुझे कहें कि मैं तो मजबूर थी, जो मेरा प्रोड्यूसर था ना, सारा कंटेंट उसका होता था और मैं वो कहता था कनपट्टी पर बंदूक रख के कहता था ये बोलना है और ये नहीं बोलना, तो मैं क्या आपकी बात मानकर आपको सलाम ठोकूंगा? मैं एक आपसे एक मासूम सवाल करूंगा कि आप छोड़ क्यों नहीं गई थी? आपको अल्लाह ने इतना कुछ दिया हुआ था, इतना आपने सफ़र तय किया था। दूसरी बात कि ज़बरदस्ती कभी किसी को कोई बिठा सकता है, और ज़बरदस्ती बिठाते ऐसे ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है कि एक की बेटी को ज़बरदस्ती वज़ीर आला बना दिया है, एक के भाई को ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म बना दिया है, एक ज़बरदस्ती MNA बना दिया है, एक बाप ज़बरदस्ती सदर बन गया है, बेटी बिला मुकाबला हो गई है, एक सूबा लेके ज़बरदस्ती बैठा हुआ, दूसरा सूबा लेके ज़बरदस्ती बैठा हुआ, और जो हम ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं खा मखाएं इस 25 करोड़ इन लोगों में, इनका क्या कसूर है? सही। और दूसरा जो आपका रुख है कि इस मुल्क के असल हुक्मरान या असल ताकतवर, तो मुझे बताइए जी कि ये किसने खत करना है? मैंने करना है या आपने करना है? ये इन्होंने ही करना है जो हुकूमत में है, क्योंकि अवाम जिस तरह भी है, जाली है, मसनूई है, फार्म 45 के हैं, फार्म 47 के हैं, जब ये हुकूमत में आते हैं और जब नारा मारते हैं कि आइन मुकद्दम है, पार्लियामेंट मुकद्दम है, सिविलियन बालादस्ती मुकद्दम है, तो फिर ये क्यों नहीं मुकद्दम उसको करवाते? इसलिए नहीं करवाते कि ये कंप्रोमाइज्ड है, इसलिए नहीं करवाते कि जो जाली जीत कर जबरदस्ती बैठा हुआ हो उनके बकौल वो किस तरह करवाएगा? सही। अब ये जो खैर खाहों का ग्रुप है, इसके बारे में बताएं। जो बात हम कर रहे हैं कि ये मामला हल होने चाहिए, मिलके बैठना है इन लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो चाह रहे हैं कि कोशिश होनी चाहिए। इससे पहले आपको पता है इलेक्शन से पहले दुरानी साहब ने बड़ी कोशिशें की थी, उन्होंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, हम कोशिश, वो कल भी मेरे प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे मैं आज तक कोशिश कर रहा हूँ। अभी जो खैर खाहों का ग्रुप है, आपको क्या लगता है कि ये अपने जो इनका मकसद है वो पूरा हो जाएगा? ABC कोई भी है कोशिश कर रहा है, नेक मकसद के लिए कर रहा है कि इस मुल्क में जो अदम इस्तेहकाम है, सियासी बहरान जो, इसको ख़त्म हो और सब मिलकर चलें। आपको लगता है ये हो सकता है? देखिए, बहुत मुश्किल रास्ता है, लेकिन मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि इस वक्त मिसाके पाकिस्तान की ज़रूरत है। इससे पहले कि कुछ ऐसे हालात में हम पहुंच जाएं जहां चीज़ें मैनेजेबल ना रहें किसी के लिए भी, कमज़ोर के लिए भी, ताकतवर के लिए भी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान एक हकीकत है, आप ये नहीं कह सकते कि वो आप उसको झुटला नहीं सकते, उसके बगैर सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता, सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता, और मुआशी इस्तेकाम इस वक्त सबकी ज़रूरत है। तीसरी बात, ये 8वीं कोशिश हो रही है और इसमें 4 कोशिशें ऐसी थीं कि इमरान खान इंतखाबी और अमली सियासत छोड़ दे, माइनस इमरान खान तहरीक इंसाफ, वो बनी गाला में बैठ जाए, वो बाहर चला जाए। और 4 तो इमरान खान और बुशरा खुद बता चुके हैं कि जो पैगामात आए, जो राब्ते हुए, जो चीज़ें हुई, एक दुरानी फार्मूला, एक फवाद चौधरी फार्मूला, एक जो जनरल नईम खालिद लोधी का वाला फार्मूला कि उनसे इस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता किया, एक जो अब 3 खैर खाओं का फार्मूला, पाकिस्तान के खैर खाओं का फार्मूला, और इसके दरमियान में भी कई फार्मूले। अगर तो हर किसी ने फार्मूला बनाकर करना है, खा वो इमरान खान हो, खा वो बाकी सारे इत्तेहाद हुकूमत हो, इत्तेहादी जमातें हों या इस्टेब्लिशमेंट हो, सही, तो फिर तो मुझे लगता है कि फार्मूला पे अमल नहीं होगा। वजह क्या है कि दूसरी तरफ ना आसिफ अली जरदारी है, ना नवाज शरीफ है, दूसरी तरफ इमरान खान है। सही। आप उनको ये भी कह सकते हैं कि सियासत हिकमत, दानाई, सब्र का और सम टाइम रिट्रीट का भी सियासत नाम होता है कि आप थोड़ा सा पीछे हट जाएं, कदम और आगे बढ़ें, लेकिन यही उसकी स्ट्रेंथ है, यही उसकी वीकनेस है। सही। तो अगर तो आप फार्मूला बना के करते हैं तो फिर तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप फार्मूले का दूसरा नाम पाकिस्तान है और अवाम है तो मुझे लगता है ब्रेक थ्रू हो सकता है अगर नीयतें साफ हों तो। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तदार
इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।